सो लास्ट क्लास में हमने थर्सडे ऑसिलेशन ऑफ अ बॉल थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम देखिएगा। एसएचएम में नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। तो देखिए सिंपल पेंडुलम क्या है। सिंपल पेंडुलम में शायद अभी डिस्कस करते हैं इस चीज को। हाँ, मैं उसी टॉपिक में कर रहा हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सिंपल पेंडुलम में एक स्ट्रिंग होगी विच इज अ मासलेस स्ट्रिंग और उसके साथ एक छोटा सा बॉब लगा हुआ होगा। तो सिंपल पेंडुलम it consists of a massless string and a point mass bob. तो सिंपल पेंडुलम में एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है विच इज मासलेस और उस मासलेस स्ट्रिंग के साथ एक पॉइंट मास बॉब कनेक्टेड है। इस सिस्टम को आप सिंपल पेंडुलम कहते हैं। सो ये फिक्स सपोर्ट है। इस फिक्स सपोर्ट से आपने एक स्ट्रिंग कनेक्ट की और इस स्ट्रिंग से आपने एक मासलेस बॉब कनेक्ट किया हुआ। सो ये आपका सिंपल पेंडुलम है। दिस इज मासलेस स्ट्रिंग और ये पॉइंट मास बॉब है। आपको करना क्या है, जब ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो इसकी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, इसकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है, सारे पैरामीटर्स चाहिए आपको। तो ये आपने स्ट्रिंग ली, ये पॉइंट मास स्ट्रिंग है, ये यहां पर बॉब अटैच्ड है। आपने इस स्ट्रिंग को इसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया, यहां ले गए आप स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करने के बाद। इस स्ट्रिंग को इसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया बाय सब एंगल थीटा, यहां ले गए आप डिस्टर्ब कर। जैसे ही आप इसे रिलीज करोगे यहां से, देखो ये स्ट्रिंग यहां फिक्स्ड है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये पेंडुलम ट्रांसलेट करना शुरू कर दे। ये स्ट्रिंग यहां से उठकर यहां नहीं जा सकती, फिक्स्ड है इस जगह। तो ये क्या करेगी, ये रोटेट करने की कोशिश करेगी अबाउट दिस पॉइंट ओ। तो यह जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा, ये सॉर्ट ऑफ रोटेशनल मोशन होगा। ये ऐसे कर कर यहां आने की कोशिश करेगी, फिर ये अपनी मीन पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा, यहां आ जाएगा, फिर ये दोबारा से कोशिश करेगा कि ये बॉब उठे और दोबारा से अपनी जगह आ जाए। तो ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, दिस इज द मीन पोजीशन, इस मीन पोजीशन के अबाउट रोटेट करेगा, ट्रांसलेट नहीं कर रहा। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, यहां पर रोटेशनल मोशन होगा। रोटेशनल मोशन ऑफ बॉब अबाउट मीन पोजीशन। तो ये बॉब अपनी मीन पोजीशन के अबाउट रोटेट करता है। दिस इज सिंपल पेंडुलम। अब इसे रोटेट करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है, रोटेट करने के लिए इट नीड्स अ टॉर्क। अगर ये बॉब अपनी मीन पोजीशन के अबाउट रोटेट करना चाहता है तो इसे रोटेट करने के लिए एक टॉर्क की जरूरत होगी। तो यहां पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगी, रीस्टोरिंग टॉर्क
ऑन बॉब, फोर्स नहीं टॉर्क एक्ट करती है। अब देखो टॉर्क कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, वो पॉइंट के अबाउट। पहले तो मुझे बताओ, अगर ये बॉब है, इसका मास m है, क्या लगता है आप लोगों को कितनी फोर्सेस इस बॉब के ऊपर एक्ट कर रही है? नंबर ऑफ फोर्सेस बताओ जरा। लॉज ऑफ मोशन तुम सब पढ़ चुके हो। साथ कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं इस बॉब के ऊपर? हर्षित का आंसर सही, 7 का आंसर गड़बड़। 3 कहां से हो गई भाई? 2, एक वेट, एक टेंशन, 7 तीसरी कौन सी फोर्स दिख रही है? एक तो बॉब का वेट एक्ट कर रहा होगा नीचे, एक स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो रही है, बस 2 फोर्सेस है। अब आप क्या करोगे, अगर ये एंगल थीटा, तो अगर ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। जितना ये होगा उतना ये वाला एंगल होगा, दोनों थीटा हो जाएगा। आप वेट के कंपोनेंट्स ले सकते हैं। वेट का एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और वेट का एक कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। ये जो mg sin थीटा है ना, ये इस बॉब को दोबारा से मीन पोजीशन पर ला रहा है। तो mg sin थीटा वो टॉर्क प्रोवाइड करेगा, जो टॉर्क इस बॉब को दोबारा अपनी जगह ले आए। टॉर्क बेसिकली वो क्वांटिटी है जो बॉडी को रोटेट कराती है। जैसे फैन घूमता है, फैन को घुमाने के लिए टॉर्क की जरूरत है। स्ट्रेट लाइन में मूव कराने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, रोटेट कराने के लिए टॉर्क की जरूरत है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्पोनेंट ऑफ वेट mg sin theta will provide torque। mg sin theta टॉर्क प्रोवाइड करेगी। अच्छा भाई एक बात और बताओ, ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों है? कौन से एंगल्स हैं ये दोनों? ये वाला और ये वाला कौन सा एंगल है? जी, साथ तुम्हारा नहीं है आंसर। ये वाला और ये वाला एंगल कौन सा है? बाकी तो सबने दे दिए। अरे नहीं फातिमा, वैल्यू थोड़ा ना पूछ रहा हूँ, ये वाला और ये वाला एंगल कौन सा होता है, इसीलिए तो इक्वल है कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जितना ये हो, अरे भाई, दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, इसीलिए दोनों इक्वल हो गए। तो mg sin थीटा टॉर्क प्रोवाइड करेगा। अब देखो टॉर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं, बड़ा आसान सा काम है टॉर्क का। स्ट्रिंग की लेंथ L, बस ये जो वेट है ना, वेट का कंपोनेंट जो मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा है, उसे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क, Ashit, this T is acting along the axis of rotation. The force acting along the axis of rotation cannot provide torque. Perpendicular distance 0 हो जाता है। Restoring torque on bob, बॉब के ऊपर जो रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगी, दैट टॉर्क इज फोर्स जो प्रोवाइड कर रही है mg sin थीटा, और उस फोर्स को आप L से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क विल बी mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय L। और यहां पर मैं एक नेगेटिव साइन लगा रहा हूं, ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताएगा कि ये रीस्टोरिंग है, ये इसको अपनी जगह वापस लेकर आ रहा है। अगर मैं इस बॉब को यहां ले जाऊं तो टॉर्क ऐसे एक्ट करेगी, टॉर्क हर बार कोशिश करेगी कि ये अपनी मीन पोजीशन पर आ जाए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहां जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगी, दैट रीस्टोरिंग टॉर्क इज, अर्षद इसको पढ़ो जरा सा, इस लाइन को पढ़ो। ये रहा ना वो पॉइंट, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, लिखा तो है, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तो टेंशन देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है,
तो टॉर्क कितनी होगी? 0। टॉर्क इज माइनस ऑफ mgl sin थीटा। सुना करो, देखा करो प्रॉपरली, वरना क्वेश्चन पेपर जब आएगा ना तो आधी चीजें तो तुम पढ़ोगे ही नहीं और सॉल्व कर दोगे गलत। माइनस mgl sin थीटा। ये जो इशू आता है ना तुम्हारे साथ हर्षित, कभी कभी लिखी हुई चीजें नहीं दिखती। दिस शोज लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। तुम्हें खुद बैठकर पढ़ने की उसकी आदत खत्म होती चली जाएगी। tau is minus of mgl sin थीटा, ये रीस्टोरिंग टॉर्क है। अब देखिए, अब इसमें अगर आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कहता है अगर थीटा बहुत छोटा एंगल है, साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा एंगल है तो आप साइन थीटा को ऑलमोस्ट थीटा रख सकते हैं। तो अगर आप इस साइन थीटा की जगह थीटा रख देंगे तो आपकी रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगी माइनस ऑफ mgl थीटा। दिस इज द रीस्टोरिंग टॉर्क माइनस ऑफ mgl थीटा। अब देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज, which can be written as tau is equal to minus of k थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ k थीटा। तो इंस्टेड ऑफ k यहां mgl आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं आपका जो k होगा दैट k इज mgl। भाई k का कुछ नाम पता है आपको? k को क्या कहते थे? क्या चीज है k? एसएचएम में f इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स लिखते हैं। k का क्या मतलब होता है? बताएगा मुझे? एसएचएम में f इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स लिखते हैं, k क्या है? हम्म, दो लोगों का आंसर है, बाकियों ने क्या किया भाई? के को आप कहोगे के इज योर स्प्रिंग फैक्टर। के स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होता, के को कहते हैं स्प्रिंग फैक्टर। स्प्रिंग कांस्टेंट तो सिर्फ स्प्रिंग के लिए, यहां तो आप स्प्रिंग फैक्टर कहो। तो वंस यू हैव के तो आप क्या कर सकते हैं? आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जी नहीं कहेंगे हर्षित, नहीं कहेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज रूट ओवर के बाय आई। भाई हमने हर जगह, एसएचएम बहुत जेनेरिक सिस्टम है, सिर्फ पेंडुलम में या स्प्रिंग में नहीं होता। आपको पिछली क्लास में मैंने अर्थ के सेंटर से ऑसिलेट करती हुई बॉल दिखाई थी, क्या वहां हमने बॉल फैक्टर कहा था? जनरल टर्म है स्प्रिंग, स्प्रिंग फैक्टर। दिस इज जनरल, हर सिस्टम के लिए के का नाम स्प्रिंग फैक्टर होता है। अगर आप स्प्रिंग ही ले आओ तो स्प्रिंग फैक्टर स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। बॉल वाले केस में स्प्रिंग फैक्टर कुछ जी और रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड कर रहा था। यहां स्प्रिंग फैक्टर मास ऑफ बॉब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। इट्स अ जेनेरिक नेम। एसएचएम में जो कांस्टेंट आता है उसे स्प्रिंग फैक्टर कहते हैं, बॉल कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं कहते। सो ओमेगा इज के बाय आई। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि ये सिस्टम रोटेट कर रहा है तो रोटेटिंग सिस्टम में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे। देखिए, स्प्रिंग का जो मोशन है दैट मोशन इज रोटेशनल मोशन। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन ये आ रहा है कि टी की वजह से टॉर्क क्यों नहीं लेंगे? भाई टी इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ अ फोर्स इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो टॉर्क जीरो होती है। जो कुछ बच्चे मंडे फ्राइडे वाली बैच के, उन्होंने अभी टॉर्क नहीं किया, उन्हें इशू आ सकता है। बाकी इशू नहीं आना चाहिए, बहुत टाइम दिया है मैंने इन सब टॉपिक्स के ऊपर। mg cos थीटा इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। mg cos थीटा की वजह से टॉर्क इज जीरो। सिर्फ ये एक mg sin थीटा है विच इज नॉट पासिंग थ्रू ओ, तो mg sin थीटा की वजह से टॉर्क होगी।
आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई बताएगा मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉब अबाउट ओ। तुम हर्षित पढ़ते नहीं हो, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते चीजों को। पढ़ा करो, उन्हें कोई भला नहीं होगा, सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। स्क्रीन पे लिखी हुई चीजें नहीं पढ़ पाते हो तुम, पता नहीं क्वेश्चन कैसे पढ़ोगे जब एक साथ 40 70 70 75 75 क्वेश्चन पेपर में एक साथ आएंगे। और किसी का कुछ आंसर? किसी ने कोई ऐसा है बैच में हर्षित के अलावा जिसने सुना हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? साद। हाँ, मरियम का आंसर सही है। और हाँ, साद मैंने देखा आपका। साजिद, बशरा, मरियम। मरियम का तो आ गया। आसिया, अलीना। ये स्पीड तुम्हारी भूलने का ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये है ना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एम इनटू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे मैं कहता हूं टू इक्वेशन। इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 3। और इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 4। आपको ओमेगा चाहिए ना, ओमेगा इज रूट ओवर के बाय आई। के और आई की वैल्यू रख दो। तो एक काम करो, 2 लो, 4 लो, 3 में रख दो। तो जब आप 3 में रख देंगे तो आपका ओमेगा आएगा विच इज रूट ओवर के बाय आई। के इज एम जी एल, आई इज एम एल स्क्वायर। स्क्वायर से एल कैंसिल हुआ, एम से एम कैंसिल हुआ। सो ये ओमेगा आया विच इज रूट ओवर जी बाय एल। ओमेगा को आप लिख सकते हैं, इट्स 2 पाई बाई टी विच इज रूट ओवर जी बाय एल। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट ओवर एल बाय 0। 2 पाई रूट ओवर एल बाय 0। सो दिस इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, जिस सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड सिर्फ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इस चीज से कि मास क्या है बॉब का, ये और पैरामीटर्स क्या होंगे। सिर्फ लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम पीरियड। इट्स 1/2 पाई रूट ओवर जी बाय एल। ये फ्रीक्वेंसी है जिससे पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, 1/2 पाई रूट ओवर जी बाय एल। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम। इसे लिखिए, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस पर आते हैं। जल्दी जल्दी इतना लिखो, फिर क्वेश्चंस करेंगे। खुदा बस ये सिंपल पेंडुलम डिस्कस किया।
भाई इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइए, स्लाइड चेंज कर दे। जय हिंद। यूं तो 26 जनवरी हम सारे हमजा, थीटा आप किसे कह रहे हैं? थीटा का एक्सप्रेशन नहीं समझा मैं। जी हमजा। ठीक है, साथ एटलीस्ट ये मन तो रह जाएगा अभी। क्या हो गया तुम्हें एकदम से? अभी तक तो तुम्हें परेशानी नहीं थी। साथ अभी देखना होगा ना, बाकी स्टूडेंट से भी मुझे एक बार बात करनी होगी। आज मैं डिस्कस करता हूँ सबसे, फिर बताता हूँ। अच्छा, स्कूल खुल रहा है, ठीक है, साथ बताता हूँ मैं तुम्हें। चलिए भाई, इसको लिखिए। चलो, सबने लिख लिया? चलिए जरा कुछ क्वेश्चंस करें। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। लिखिए लिखिए। करी तो जरा इसे सॉल्व करी। सिंपल पेंडुलम की लेंथ दी हुई है, टाइम पीरियड पूछ रहा है। साथ कितना होता है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? बताइए। जी की वैल्यू कितनी होती है साथ? हाँ, 10 ले लो, अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो। ठीक है हर्षद। ठीक है अलीना। ठीक है हमदा।
बाकी लोग भी कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। ठीक आ रहा है साजिद। ठीक है आसिया, ठीक है। तो देखिए ये तो फॉर्मूला बेस्ड है ना, धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड बढ़ाते चले जाएंगे। सो टाइम पीरियड है 2 पाई √L/G। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं लेंथ ऑफ पेंडुलम ले रहा हूं 2 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दे रहा हूं 9.8, ऑलमोस्ट 10 ले लेते हैं। जब ये सारे सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहां तो टाइम पीरियड इज 2 पाई √L √1/5 सेकेंड्स। ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम। एक काम और करिए, कैलकुलेट लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम का मतलब होता है पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है। और हिंट के नाम पर मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूं कि पाई का स्क्वायर करोगे ना 3.14 का स्क्वायर तो ये ऑलमोस्ट 9.8 आता है। चलो सॉल्व करके बताओ मुझे कितनी आ रही है लेंथ सेकंड पेंडुलम की। टाइम पीरियड दिया है, लेंथ पूछ रहा है। गलत है साजिद, दोबारा चेक करो। टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स दिया है। आसिया का ठीक आ रहा है, साजिद अब सही है, अलीना का ठीक आ रहा है, हर्षित का सही है, हमदा का सही है, रशाद का सही आ रहा है, साद अब तक नहीं आया। और किस किस का नहीं आया? तूबा, तोयबा, शफात। भाई ये रहा एक्सप्रेशन, टी इज 2 पाई √L/G। बस नंबर रखने, टी की वैल्यू रखनी है, जी की वैल्यू रखनी है, एल निकालना है। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ठीक है हमजा। हाँ सामिया, ये तो 1 ही होता है ना। क्या वो शफात नहीं हो रहा बिल्कुल ये? अब ये सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो रहा। टाइम पीरियड इज 2 पाई √L/G। तो टाइम पीरियड तो 2 सेकेंड्स हो गए, 2 सेकेंड्स इज 2 पाई √L/G ना। आपको क्या चाहिए? एल चाहिए ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। 4 इज 4 × π² × L/G। तो आप यहां से लिख सकते हो कि एल हो जाएगा, इट्स 4/4 π² × जी। देखिए 4 से 4 कैंसिल हुआ, लेंथ क्या बच गई आपकी? G/π²। π² मैंने लिखा था 9.8 होता है। आपको पता है जी की भी एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 है। 9.8/9.8 एल आ गया।
तो सेकंड्स पेंडुलम, ये बड़ी स्टैंडर्ड टर्म है, बहुत कॉमनली यूज होती है। सेकंड्स पेंडुलम मींस एक पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है। टाइम पीरियड इज 2 सेकंड्स, दैट मींस लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ इज 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ का अगर आपने एक सिंपल पेंडुलम ले लिया तो टाइम पीरियड उसका 2 सेकंड्स होगा। भाई बताओ, आया ये? चलो जी, लिख लो इतना जल्दी से। क्या छोटी सी चीज थी, ये नहीं होकर दे रहा था। अब इस सिंपल पेंडुलम में लॉज ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। जो भी हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि एक लिफ्ट है ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, नॉर्मल रिएक्शन हमने कैलकुलेट किया था, अगर लॉज ऑफ मोशन थोड़ा बहुत भी याद है आपको। उसमें लिफ्ट में वेइंग मशीन लगाई थी पहले, अब हम सिंपल पेंडुलम लगा देंगे और देखेंगे कि लिफ्ट के ऊपर नीचे जाने पर क्या फर्क पड़ता है। A simple pendulum is attached to the ceiling of a lift moving upwards। तो एक लिफ्ट है, वो लिफ्ट ऊपर जा रही है, उस ऊपर जाती हुई लिफ्ट की सीलिंग से आपने एक सिंपल पेंडुलम कनेक्ट कर दिया। कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड, नहीं मूविंग नहीं, अपवर्ड्स नहीं, कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड तो ये तीन केसेस में वो आपसे कहता है कि लिफ्ट का आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करके दिखाइए। तो अगर आपको जरा सा भी याद है, लॉज ऑफ मोशन में हमने किया था, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो नॉर्मल रिएक्शन होता है mg+a। तो बस आपको इतना करना है, जहां आप g यूज कर रहे थे ना, उसकी जगह आप g+a यूज करेंगे, इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब आप इसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट पार्ट, सो इसको आप ऐसे लिखेंगे, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर L बाय जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव बेसिकली रिलेटिव एक्सीलरेशन है। ये हो ऐसा रहा है कि ये लिफ्ट है, पेंडुलम लगा दिया, लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एन एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होता है। तो यहां पर जी इफेक्टिव कैलकुलेट करने का तरीका है, आप इन दोनों का रिलेटिव एक्सीलरेशन लो। पूरे सिंपल पेंडुलम में डाउनवर्ड्स हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, जी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा? जी इफेक्टिव हो जाएगा, जी इफेक्टिव का मतलब है रिलेटिव, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, जी माइनस माइनस है, तो जी इफेक्टिव आ जाएगा इट्स g+a। पॉजिटिव पॉजिटिव रशाद, ये ना नीचे जो जा रहा है दिस इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव।
the downwards direction is positive. So your G effective is G plus A ना, ये G effective आ गया. अब अगर G effective आ गया तो आप यहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर L बाय G प्लस A. याद रखिएगा हमने सिंपल पेंडुलम की डेरिवेशन में डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लिया है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे एक्ट करता है. तो जो चीज डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है वो पॉजिटिव, जो ऊपर जा रहा है नेगेटिव. जी इफेक्टिव को रिलेटिव एक्सेलरेशन समझ लो. तो जी माइनस माइनस से लिया आपने, जी प्लस से हो गया. अच्छा, अब सेकंड पार्ट मुझे जरा इसी लॉजिक के ऊपर इसको लिख लो. सेकंड पार्ट करके देखो. अब लिफ्ट ऊपर नहीं जा रही, अब लिफ्ट नीचे जा रही है. बहुत माइनर सा चेंज आएगा, जरा एक बार करके देखो. सब ट्राई करो एक बार. जी हर्षित का सही आ रहा है बिल्कुल. लिखिए लिखिए पूरा टाइम पीरियड इसको लिखिए, फिर इसे लिख सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. 7 बिल्कुल सही आ रहा है. गुड. साजिद का सही है. जी हर्षित, ऑब्जर्वर इज ऑन द ग्राउंड. वेरी गुड. रशाद का सही है. शफात सही कर रही है. आसिया का ठीक है. तोयबा, एक आपका आंसर नहीं आया अभी तक. आज तो एक भी आंसर नहीं आया. फातिमा का भी सही है. तो ये आया T is 2 पाई. आप कहीं भी ले लीजिए लेकिन आंसर तो आपका सेम आएगा ना. फाइनल रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, है ना हर्षित. वो आप पर डिपेंड करता है आप किस फ्रेम में लेना चाहते हैं. एंड कैलकुलेशन वुड बी सेम. अभी तो हम सिखा चुके हैं आपको कि कहां पर लेकर किस प्रॉब्लम में आसानी हो. चलिए ये आ गया. अब थर्ड वाला देखो. थर्ड वाला चलो मैं कर देता हूं क्योंकि अब जो लिफ्ट है वो हॉरिजॉन्टली जा रही है तो पूरा वेक्टर्स यूज हो जाएगा. लिफ्ट ऐसे जा रही है विद एन एक्सीलरेशन ए. ये सिंपल पेंडुलम है. इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है. तो यहाँ जो जी इफेक्टिव होगा ना, अब आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टोरिकली सब्ट्रैक्ट करना होगा. भाई हम जस्ट रिलेटिव एक्सीलरेशन है. रिलेटिव एक्सीलरेशन है ये. जी माइनस है. करते हैं ना, एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी. बस वही काम कर रहा है. पेंडुलम के एक्सीलरेशन को लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ना जी माइनस ए कर दिया. अब यहां जब आप लोगे जी माइनस ए तो आपका ये जी इफेक्टिव हो जाएगा. आप यहाँ पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए. सिखाया था पैरेललोग्राम लॉ. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 90 0. सो आप यहां से लिख सकते हैं कि जो जी इफेक्टिव होगा वो होगा रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो आप टाइम पीरियड को लिख सकते हैं. इट्स 2 पाई, इट्स रूट ओवर, इट्स L बाय रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस. दैट्स सो दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अगर ये लिफ्ट आपकी हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करे. चलिए देखिए. हर्षित, जस्ट एट द एंड ऑफ द क्लास बाबू, आज मेरा ना टारगेट है एक, मुझे वो कंप्लीट करना है.
तुम तो मेरे साथ हर बैच में आते हो, अभी तो फिर करोगे तुम मुझसे ड्रॉपर में, तब डिस्कस कर लेना। अगर असल में इन बच्चों के एग्जाम्स है ना फेब में, एंड वी स्टिल लेफ्ट विद फ्लूइड डायनामिक्स, तो थोड़ा सा मुझे स्पीड अप करना होगा। चलिए, तो ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं आपकी। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। जितना कराया है मैंने उसी पर बेस्ड है। चलो जब तक, अच्छा ये वाली स्लाइड भी, चलो जब तक तुम लिख रहे हो हर्षित का हो जाएगा। हर्षित जल्दी देखो, जल्दी 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 देखो, तुम जो कह रहे थे ऑब्जर्वर को अगर मैं यहाँ बिठा दूं, तो इस पर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा कि एक सूडो फोर्स एक्ट करेगी नीचे, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, एम ए प्लस एम जी। नेट फोर्स होगी ना एम ए प्लस एम जी। तो एम ए प्लस एम जी नेट फोर्स होने का मतलब क्या है, जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, जी प्लस ए, नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, इसीलिए जी प्लस ए आ गया। यहाँ बिठाओगे, बॉडी नीचे जा रही है, सूडो फोर्स ऊपर एक्ट करेगी, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, एम जी माइनस एम ए, इसीलिए ये जी माइनस ए नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलो जी लिख लो। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, इसे सॉल्व करिए जरा। इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करिए। अच्छा, आप में से कितने इनके एग्जाम्स अभी फेब में, क्योंकि एग्जाम तो शायद पोस्टपोन्ड हो गए मार्च के लिए। आप में से कितने लोग हैं जिनके एग्जाम्स अभी फेब में? अच्छा, ओके। हाफ ईयरली है साजिद, अभी फाइनल? प्रशांत आपके तो फाइनल होंगे। सिलेबस क्या रशाद, फुल? तुम्हारे साजिद स्कूल कौन सा है, हाफ ईयरली इसमें कौन सा स्कूल है? अच्छा अच्छा अच्छा, फर्स्ट फेब से हाफ ईयरली। सिलेबस क्या है, फुल है? साजिद और अलीना, तुम लोगों का सिलेबस क्या है? तो साजिद तुम्हारा तो हो चुका है ना? और अलीना, तुम्हारा तो बहुत ही ज्यादा हो चुका है, तुम्हारा भी कोई इशू नहीं है। रशाद के लिए थोड़ी सी मेहनत करो। गलत आ रहा है हर्षित। हुदा का भी गलत आ रहा है। अरे फ्री फॉल का मतलब नहीं समझ में आता तुम लोगों को, फ्री फॉल, फ्री, गलत है। फ्री फॉल का मतलब है लिफ्ट का एक्सीलरेशन जी के इक्वल है। फातिमा गलत है। साजिद गलत आ रहा है। अरे भाई तुम तो क्या बेवकूफ लोग हो, यही तो होगा, बस ए को जी के इक्वल रख दो, लिफ्ट नीचे ही तो जा रही है फ्री फॉल में, ए जी के इक्वल है बस। गलत है हमदा। आसिया गलत है। शफात गलत है, मतलब तुम डांट खाने लायक हो गए। दिखा भी रहा हूं फिर भी, हाँ अब आया हर्षित का कुछ ठीक।
मतलब प्रॉब्लम फिजिक्स के साथ नहीं, प्रॉब्लम मैथ्स के साथ है, नीचे जा रही भाई। तो जब ये नीचे जाता है तो लिखा था इट्स 2 π√L/G ए की जगह जी रखो, यहां पर ए की जगह जी रखो, बताओ जी कितना आया। ए की जगह यहां जी रखो और बताओ कितना है। तुम लोगों को मैं दोबारा ना सब्ट्रैक्शन सिखाऊं, मैं जरा सिखाऊं नंबर लाइन में क्या 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 होता है। सब गलत मारे जा रहे हैं, अबे बेवकूफ हो तुम ही ना बस। सो इट्स 2 π√L/0। 1/0 देखो कितने अकलमंद है, देखो अकलमंदियां देखना। कुछ लोग इस जीरो को हटा देते हैं, कहते हैं मुझसे कि ये 2 π√L आ जाएगा। एक साहब इसको 1/0 को जीरो लिख रहे हैं, अबे 1/0 इनफाइनाइट नहीं पढ़ा था कभी? तो मैं 11th पढ़ाऊं या क्लास 5th की उठाकर नंबर सिस्टम सिखाऊं? तो कितना आ जाएगा टाइम पीरियड? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट टाइम पीरियड से कोई कह रहा है कि ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? अबे इनफाइनाइट टाइम पीरियड का मतलब है पेंडुलम ऑसिलेट ही नहीं करेगा, रुक गया। अब रुक गया तो कभी नहीं आएगा ना, एक ऑसिलेशन तो कभी कंप्लीट करेगा ही नहीं। सालों गुजरते चले जाए, रुका हुआ है, ऑसिलेशन तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा, तो टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट। टाइम पीरियड है क्या? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम। भाई साहब एक चीज अगर रुक जाए तो कब ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी? कभी नहीं ना, तो टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट होगी। दिस इज भाई आपका पेंडुलम लाइट की स्पीड से ऑसिलेट कर रहा है, तभी बिना किसी टाइम गुजरा ही नहीं कि उसने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। दिस इज अनफिजिकल, दिस इज अनफिजिकल। दिस मींस कितनी तेज जा रहा है कि टाइम ही नहीं गुजरा और वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके बैठ गया। दिस इज अनफिजिकल। हर्षित नोट इट डाउन, इसको ना अपनी कॉपी में लिखा करो, बिकॉज आपके क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। आप एक ही क्वेश्चन कई बैचेस में बार बार पूछते हैं और आप फिर भूल जाते हैं। आप लिखा करिए चीजों को, और थोड़ा सा उन नोट्स को रिवाइज करने के लिए भी ना एक सेल्फ स्टडी टाइम बनाना पड़ेगा। मतलब जो तुम इतनी एफर्ट्स लगा रहे हो ना, तुम बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो अपनी हर बैच में आना करना, लेकिन विदाउट सेल्फ स्टडी वो सब बर्बाद है, बिल्कुल बर्बाद है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि ये माउंटेन है, एक आदमी ट्रैक करता हुआ यहाँ तक जाता है और उसके बाद बेवकूफी में वो वापस आ जाता है, यहाँ तक चढ़ता ही नहीं है। तुम जो कर रहे हो सिर्फ तुम्हारी सेल्फ स्टडी ना होने की वजह से इतना गैप रह जाएगा और तुम्हारा एम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। These lectures are useless without self study। कोई काम नहीं है, भूल जाएंगे ना, दिमाग में बहुत सारी चीजें जाती रहती है, भूल जाता है दिमाग। आई एम श्योर कि अगली एसएचएम की क्लास जो होगी किसी भी बैच के साथ, अगर उसमें मैं आपको बुला लूं और आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी तो आप सब भूल जाएंगे, फिर दोबारा से यही क्वेश्चंस होंगे, यही डिस्कशंस होंगे। आप कहीं ग्रो नहीं कर रहे। बाकी बच्चे ग्रो कर कर आगे पहुंच जाएंगे, आप वहीं रह जाएंगे अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते। और सिर्फ हर्षित के लिए नहीं, हर्षित का तो मुझे पता है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा है, कुछ चीजों में लैक कर रहा है। ये सबके लिए है। अगर आप 1 घंटे के लेक्चर के बाद एटलीस्ट 40-45 मिनट्स आप नहीं बैठते हैं नोट्स लेकर, तो वो 1 घंटे का लेक्चर बर्बाद हुआ, तो आपको किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकता। बराबर, चलिए ये भी आपने कर लिया। अब इसमें ना एक क्वेश्चन और आ जाता है, एक और क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैं आपको पॉइंट मास बॉब की जगह स्फेयर दे दूं, क्वेश्चन नहीं है ये, नोट है। instead of point mass bob, if sphere is used, अगर हम स्फेयर यूज करें एक पॉइंट मास बॉब की जगह, तो क्या होगा? अब देखो, ये था ना स्ट्रिंग, यहां मैंने स्फेयर लगा दी। अब परेशानी आती है कि स्ट्रिंग की लेंथ मेजर करोगे कहां से? यहां से करोगे, यहां से करोगे, कहां से करोगे? तो इस केस में हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं स्फेयर के सेंटर से। इन दिस केस
we measure distance from center of sphere। स्फेयर के बिल्कुल सेंटर से आप डिस्टेंसेस मेजर करेंगे अगर आपको पॉइंट मास की जगह स्फेयर दे दे। इस पर देखिए क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं। सिंपल पेंडुलम की जगह ना वो आपसे कहता है भाई एक स्विंग है, एक झूला है और एक आदमी उसमें बैठा हुआ है और झूला झूल रहा है। ऐसे बैठा हुआ है, मैं बैठा हुआ बना नहीं सकता, ऐसे मान लो ऐसे बैठा हुआ है, झूल रहा है। Man is oscillating in a swing while sitting। भाई बैठा हुआ है और झूल रहा है। इट्स टाइम पीरियड इज टी। अकल लगानी है। देखो अगर पॉइंट मास की जगह कोई और सिस्टम दे देना तो सिस्टम के सेंटर से लेंथ मेजर करना। दोबारा सुन लो, अगर पॉइंट मास की जगह स्फेयर दे दे, रॉड दे दे, इंसान दे दे, सेंटर से डिस्टेंसेस मेजर करना। इट्स टाइम पीरियड इज टी। कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लॉजिक और कॉमन सेंस कितना काम करता है वो देखना है। मुझे नहीं देखना, तुम्हें खुद देखना है कि मैथ्स फिजिक्स के अलावा मैथ्स और फिजिक्स तो नहीं चल के दे दी तुम्हारी, कॉमन सेंस काम करता है, वो भी नहीं करता। भाई ये बैठा हुआ था और ये खड़ा हो गया है ना, ये खड़ा हो जाता है। स्विंग चल रहा था, झूले में खड़ा हो गया। आई थिंक इट्स, ये बहुत रेयर नहीं होगा जो आपने देखा होगा, बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आदमी पहले होता है ना, स्कूल्स वगैरह में भी झूले में होता है, कुछ लड़के होते हैं जो खड़े होकर झूल रहे होते हैं। तो कंपेयर, भाई बैठते बैठते खड़ा हो गया, और कंपेयर इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन ही स्टैंड्स। जब ये खड़ा हो जाता है तो आपको बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। बैठा हुआ था तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी था। जब ये खड़ा हो जाएगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम रहे, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, ये लिख देता हूं मैं टी प्राइम। पहला मैं दे रहा हूं कि टी प्राइम बढ़ जाएगा, दूसरा मैं दे रहा हूं टी प्राइम कम हो जाएगा। ऑप्शन है ये, बताना मुझे कौन सा हो रहा है। कोई फिजिक्स नहीं, कोई मैथ्स नहीं, सिर्फ लॉजिक है। वेरी गुड। साथ साथ का ये लॉजिक वाला पोर्शन सही काम करता है। अब तो इसकी कैलकुलेशन भी सही हो गई। हर्षित का सही, शफात आप गड़बड़ कर रही हैं, फातिमा का सही, अलीना का सही, हुदा का सही, साजिद का गड़बड़ है, मुबश्शिरा का भी सही है, हमदा का भी सही है। दिमाग तो सही काम करता है, कैलकुलेशन क्यों नहीं होती है। अभी मैं इसमें कैलकुलेशन दे देता तो अटक जाते तुम। आसिया आप गलत कर रही हैं, दिमाग सही काम करते हैं, कैलकुलेशन नहीं होती तुमसे, इसलिए न्यूमेरिकल में परेशानी आती है। बहुत बढ़िया भाई, करेक्ट आंसर इज बी। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, जब ये बैठा हुआ था ना, नहीं रशाद गलत कर रहे हैं, बी सही। जब ये बैठा हुआ था तो ये लेंथ थी, इसका सेंटर यहाँ कहीं रहा होगा, यहां से मैंने लेंथ मेजर कर ली। जब ये खड़ा हो गया तो ये बॉडी का सेंटर है ना, यहां से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो ये बड़ा क्लियर दिखना चाहिए आप सबको कि लेंथ डिक्रीज कर गई, लेंथ ऑफ पेंडुलम डिक्रीज कर गई है। जो एल प्राइम है दैट्स लेस देन एल, लेंथ कम हो गई। लेंथ कम होने की वजह से टाइम पीरियड कम हो गया। बताओ ये आया नहीं आया समझ में। जब ये खड़ा हो गया तो लेंथ कम हो गई, लेंथ कम होने का मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम हो गया। रशाद, अबुआ, शफात, आपका भी गलत आ रहा था शायद। इसे लिख लीजिए हाँ?
ये सिंपल पेंडुलम था। अब सिर्फ 2 सिस्टम और है, उसके बाद खत्म है सच में। वो 2 सिस्टम और डिस्कस करें। लीना, आपका स्कूल कौन सा है बच्चे? बस अभी इतना ही सिलेबस आ रहा है? लंबा प्लान कर रहे हैं। अच्छा है, 7 सब अच्छे स्कूल है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है लीना। 7 सब बढ़िया स्कूल होते हैं, कोई स्कूल बुरा नहीं होता। तो चलिए, ऐसे इस पे तो सिंपल पेंडुलम पे तो बहुत कुछ पढ़ा दिया। 2 सिस्टम्स और हैं, वो स्टडी करते हैं। अब हर सिस्टम के लिए ना मैं कुछ बेसिक फिजिक्स यूज करूंगा। ये वो फिजिक्स है जो क्लास 9 तक आपने पढ़ी होती है। जैसे डेंसिटी आप जानते हैं, डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मास होगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। इसी तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम होता है, ये भी पता नहीं 5th 6th 3rd 4th कब पढ़ा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वॉल्यूम ऐसी तो निकालते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। जल्दी लिख लो, बड़े काम के रिलेशन है। नेक्स्ट डेरिवेशन मैं इसी से स्टार्ट करूँ। लिख लीजिए जल्दी से इसे। 2 कैलकुलेशंस और हैं, फिर एसएचएम में सिर्फ डेफिनेशंस बच जाएंगे। लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए इसको। चलिए, सबने लिख डाला इसे। हाँ, नेक्स्ट डेरिवेशन है। अब देखो, डेरिवेशन को ना इस वक्त डेरिवेशन मत समझो, तुम्हारा लॉजिक इतना बढ़िया काम करता है। देखो लास्ट वाले में 1-2 बच्चों से छोटी मोटी गलती हुई थी, बाकी सब सही कर रहे थे। इसको भी अपने लॉजिक से ही सॉल्व करने की कोशिश करो। ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन अ यूट्यूब, इसमें जो मैथ्स चाहिए उसमें मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन लॉजिक तुम यूज करना। ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब, यूट्यूब में हमने कुछ लिक्विड ले लिया, उस लिक्विड का ऑसिलेशन देखना है। सो दिस इज अ यूट्यूब। ये आपने यूट्यूब लिया होगा, यूट्यूब। ये आपका यूट्यूब है। इस यूट्यूब को आपने यहां तक ये पूरा लिक्विड से भर दिया। ये पूरा भरा हुआ है भाई लिक्विड से। हाँ, सब ऊपर तक बिल्कुल भरा हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, वेयर ए इज, अभी मैं ऑसिलेशन नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इस लिक्विड का मास मेजर करने की कोशिश कर रहा हूं। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब। और ये जो पूरा ट्यूब है ना, जहां तक लिक्विड भरा हुआ है, इस पूरे की जो लेंथ है, वो लेंथ भी मैं आपको लिखकर दिखा देता हूं।
is area of cross section of tube. L is the length of tube. ये जो ट्यूब है इस ट्यूब की लेंथ L है. रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. इसके अंदर जो लिक्विड आएगा उसकी डेंसिटी रो है. मुझे बताओगे वॉल्यूम कितना है लिक्विड का? देखो यार इस बार सब बताना आंसर. मतलब बेवकूफी, इतना बेवकूफ कोई नहीं होगा कि इतना सब बताने के बाद भी नहीं होगा दे रहा. यह है कोई? अभी लिखवाया सब पीछे. वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, AL पहली इक्वेशन. डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता है तो मुझे मास बता दो. मास पूरे के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसका मास कितना होगा? मास ऑफ लिक्विड इन ट्यूब. नहीं साथ, L क्यूब तो तब आएगा जब आपको मैं कहूंगा कि क्यूब दिया हुआ है. मैंने तो आपको यूट्यूब दिया है, यहां तो लेंथ जैसा कुछ होता नहीं ना, L क्यूब थोड़ा ना आएगा. So its mass is volume into density. Volume is AL into density rho. Very good. That is your second equation. तो आपको ये पता चल गया कि इस पूरे यूट्यूब में जो लिक्विड भरा है उसका मास AL रो है. अब इसे ऑसिलेट कराते हैं. अब इसे ऑसिलेट कराते हैं ना. हाँ साथ अब सही है आपका. अब इसे ऑसिलेट कराते हैं. ये ट्यूब है. देखो हो सकता है मैं बीच में कहीं गड़बड़ मार दूं. सही बताना मुझे, बिल्कुल जो तुम्हारा लॉजिक का है वो बताना. कि ये था आपका, यहां तक भरा हुआ था. अब क्या किया मैंने, इसको हिलाया एक बार. मैं जैसे गिलास में पानी लिया ऐसे कर कर हिला दिया. तो मेरे हिलाने से क्या हुआ, एक तरफ तो लिक्विड का लेवल बढ़ा. इस लिक्विड यहां तक चला गया. और दूसरी तरफ बताओगे भाई क्या होगा? लिक्विड का लेवल दूसरी तरफ भी बढ़ेगा. अरे बता दो जरा. दूसरी तरफ लिक्विड का लेवल डिक्रीज कर जाएगा. चलिए कम हो गया है ना, यहां तक आ गया. तो ये जो चेंज आया ना लिक्विड के लेवल में, एक आर्म में वाई आया, दूसरी आर्म में भी लिक्विड के लेवल में जो चेंज आया, दैट इज वाई. तो इसको ऐसे लिख देते हैं, लिक्विड लेवल इन वन आर्म डिक्रीज by y, and in another arm it increase by y. एक आर्म में y से कम हुआ, दूसरे आर्म में y से बढ़ गया लिक्विड का लेवल. टोटल लिक्विड के लेवल में कितना चेंज आया? 2 आया. दोनों आर्म्स में लिक्विड के लेवल में जो डिफरेंस आया दैट इज 2 है. अब ऐसा होगा कि लिक्विड यहां जाकर रुक जाएगा? ऐसे तो होगा. आपने हिलाया यहां जाकर रुक गया, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, ऐसे ही होगा ना? यस और नो? अच्छा नहीं होगा. अरे नहीं होगा यार. होगा, ऐसे ही होगा. यहाँ रुक जाएगा, हवा में रुक जाएगा बिल्कुल. बात में देखो, ये लेवल एक तरफ गिरा वाई से, यहां से ना, ये भी वाई और ये नीचे भी वाई. तो ये एक लेवल है, दूसरा ये लेवल है, दोनों में फर्क 2y का ही तो होगा. यहां से यहां भी वाई था और यहां से ऊपर तक वाई है, तो टोटल 2y.
अच्छा अब भाई हाँ सीधी सी बात है, हवा में रुकेगा थोड़ी ना, लिक्विड का लेवल अब क्या होगा, लिक्विड वापस आने की कोशिश करेगा, यहां लेवल कम होगा और यहां लेवल बढ़ जाएगा, ऐसी होगा। क्या कहते हैं आप लोग, ऐसा होगा कि यहां से फिर लिक्विड नीचे आएगा और दूसरी तरफ से लेवल बढ़ जाएगा, क्या ऐसा ही होगा? भाई दो लोग कह रहे हैं बस ऐसी होगा, अच्छा बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तुम्हें गिन भी नहीं सकता, ऑलमोस्ट सब यही कह रहे हैं ऐसी होगा, ऐसा ही होगा। चलो सब कह रहे हैं ऐसा होगा तो फिर ऐसा ही होगा, यहां से लेवल कम हो जाएगा और दूसरी साइड से लेवल बढ़ जाएगा। अब सोचना यह है आपको कि ये कौन है जो इस लिक्विड को नीचे लेकर आएगा। आप कह रहे हो ना लिक्विड नीचे आ जाएगा, तो मुझे ये बता दो कौन है जो लिक्विड का लेवल कम कर देगा, लिक्विड का लेवल गिरा देगा। ग्रेविटी, ग्रेविटी मींस किसी का वेट, डेंसिटी नहीं, वेट, फोर्स नीचे लेकर आती है ना, कौन सी फोर्स? ग्रेविटी किसी ने कहा, किसी ने कहा वेट। किसका वेट, कितने लिक्विड का वेट, पूरे लिक्विड का वेट या जितना ऊपर गया था उतने का वेट? भाई नीचे लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो वेट है, कौन सा वेट रिस्पॉन्सिबल है? पूरा जो कॉलम था यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे का वेट, या सिर्फ जो डिफरेंस आया है इस डिफरेंस के कोरिस्पॉन्डिंग वेट नीचे लेकर आए? बड़ा मिक्स्ड मिक्स्ड रिव्यूज है ना, कुछ लोग कह रहे हैं पूरे का वेट और कुछ कह रहे हैं सिर्फ ये जो 2y का डिफरेंस आया है इसका वेट। तो देखो पूरे का वेट नहीं करेगा तो ऑसिलेट सारा, लेकिन ऑसिलेट कराने के लिए जो फोर्स आएगी ना वो फोर्स वही देगा जो ऊपर चला गया है। इतना जो ये ऊपर गया है ना इतने का ही वेट है जो नीचे फोर्स एक्सर्ट करेगा, पूरा नहीं। ऑसिलेट पूरा करेगा लेकिन ऑसिलेट करने के लिए जो फोर्स चाहिए ना वो सिर्फ ये ऊपर वाला देगा, सिर्फ ये ऊपर वाला देगा, सिर्फ ये ऊपर वाला देगा। क्योंकि देखो यहां से लेकर यहां तक तो बराबर है ना, दोनों तरफ इतना तो लेवल बराबर है, बैलेंस हो गया, यही तो एक्स्ट्रा गया इसका वेट। वेट ऑफ लिक्विड corresponding to length 2y will provide restoring force। ये रिस्टोरिंग फोर्स देगा, 2y लेंथ के कोरोस्पॉन्डिंग जो भी वेट है वो रिस्टोरिंग फोर्स देगा। मुझे वेट बता दो भाई, 2y के कोरोस्पॉन्डिंग अभी सिखाया था तुम्हें, वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, बताओ 2y के कोरोस्पॉन्डिंग मास कितना होगा? देखो बेवकूफी मत करना, ये अभी करा है तुमने, ये इसको यूज कर बता दो मुझे। अरे नहीं, साथ इस तरह से डेंसिटी लेंथ इन सब की टर्म्स में। वॉल्यूम कितना होगा इतने पोर्शन का? अरे भाई तुम फिर गड़बड़े करते हो, तुम लोग बहुत गड़बड़ मारते हो। इस पोर्शन की लेंथ कितनी है, y है कि 2y है? 2y है ना, तो यार इतने पोर्शन का वॉल्यूम बताओ जल्दी से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इतने पोर्शन का वॉल्यूम बताओ मुझे। सबका देखिए मुझे आंसर, शफात, हमदा, हुदा, सामिया। हाँ वही साद, कितना होगा इसका वॉल्यूम? अभी सिखाया था, भूल गया? अरशाद का सही, हमदा का सही, मरियम का सही, हमजा का सही, अलीना का सही, और लोग बचे हुए हैं कुछ अभी। खुदा का सही, शफात। वॉल्यूम, वॉल्यूम शफात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये हो गया वॉल्यूम, इतना है सिर्फ वॉल्यूम। मास के लिए इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा हो गया, नहीं नहीं सॉरी, नॉट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। और वेट के लिए इसे जी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा वेट हो जाएगा। तो आपकी यहां पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो रीस्टोरिंग फोर्स हो गई F इज
2a रो जी वाई, और यहीं पर आप एक नेगेटिव साइन लगा दीजिए, यहां पर आप एक नेगेटिव साइन लगा दीजिए, माइनस ऑफ 2a रो जी वाई। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वाई। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लें तो k की जगह क्या आ रहा है, 2a रो जी। अगर इन्हें हम कंपेयर कर लें तो देखिए k की जगह कितना आया, 2a रो जी। तो ये k आ गया। भाई क्या होता है k? अब अगर गलत बताया ना तो तुम सुन लोगे बुरी वाली। k क्या होता है, डांट सुनोगे। हाँ, हर्षित का सही, फातिमा का सही, अलीना सही, मरियम, साद, हमजा, हमदा, सामिया, अब सब सही बता रहे हैं। के इज स्प्रिंग फैक्टर। वेरी गुड। खुदा कांस्टेंट नहीं, स्प्रिंग फैक्टर। स्प्रिंग कांस्टेंट सिर्फ स्प्रिंग के लिए यूज करते हैं, जेनेरिक जो टर्म होती है उसे स्प्रिंग फैक्टर कहते हैं। अच्छा, अब ये लिक्विड ऑसिलेट कर रहा है तो इसकी कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है रूट ओवर के बाय एम। तो देखिए m तो आपने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया था इक्वेशन नंबर 2 में, ए एल रो, और ये आ गया 3, ये आ गया 4। तो k की वैल्यू 3 से रख दीजिए, m की वैल्यू 2 से रख दीजिए, 2 को और 3 को 4 में रख दीजिए, और मुझे बता दीजिए ओमेगा कितना आ रहा है। चलिए शुरू हो जाइए। ये कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी, फिर एक छोटी सी कैलकुलेशन और सीखेंगे। हाँ, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चे समझदार हो गए बहुत। हाँ हाँ, अरे और बैक सही आ रहा है। सामिया का सही, मरियम का सही, हमदा का भी सही आया, सामिया, रऊफ, सामिया, हाँ सामिया का सही ना, और अलीना का सही आया, रशाद का सही आ रहा है। रशाद यार ए कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल होगा। साथ बाबू, साथ एम की वैल्यू रखो, एम की वैल्यू रखो। हाँ तो ये बात सही आ रहा है। इरम का, इरम ओमेगा सही है। शफात आपका गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ कर रही हैं आप। देखिए ओमेगा जब आप लेंगे ना तो ओमेगा क्या था, रूट ओवर के बाय एम। अच्छा अच्छा, देखिए ओमेगा क्या है, के बाय एम। के क्या है, 2a रो जी, 2a रो जी डिवाइडेड बाय मास, है ना। मास देखो हमने लास्ट सेक्शन में निकाला था, मास कितना था, ए एल रो।
मास है ए एल रो, तो ए से ए कैंसिल हुआ, रो से रो कैंसिल हुआ, ओमेगा आया रूट ओवर 2g/l। वेरी गुड, ज्यादातर लोगों का सही है, एक आध बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ करी है, थोड़ी सी शायद टाइपिंग में मिस्टेक होगी, बाकी सबका सही आ रहा है। ओमेगा आ गया तो अब टाइम पीरियड आ जाएगा। ओमेगा को लिख सकते हैं आप 2π/t विच इज रूट ओवर 2g/l। तो ये टाइम पीरियड हो गया, इट्स 2π रूट ओवर, नहीं 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 होता, नहीं नहीं नहीं, दोनों अलग अलग चीजें बचे। रूट अभी मैं बता रहा हूँ क्या फर्क है। खुदा यहाँ जो मैं एल ले रहा हूँ ना, दैट एल इज द लेंथ ऑफ द होल, पूरे कॉलम की लेंथ है ना, ये पूरी लेंथ एल है। और यहाँ जो 2y है ये सिर्फ इतना सेक्शन, पूरे की नहीं। आप चाहे ना तो एक काम कर सकते हैं, जैसे मैंने एल लिया है, कुछ ऑथर्स इसे ना 2h कह देते हैं, मतलब इतना एच मिलाकर 2h कह दिया, तो आप 2h लिख दीजिए, परेशानी नहीं, लेकिन हाँ आप 2y नहीं लिख सकते। जी जी, लिखिए, यहां से शुरू किया था, इसी की बात करिए ना आप, ये पेंडुलम भी चाहिए तो है बात। लीजिए। अच्छा, अब आप लोगों के पास थोड़ा सा, मैं 10 मिनट एक्सटेंड कर दूं क्लास, मुझे तो 10:30 पे छोड़ना होता है, 10 मिनट एक्सटेंड कर लूं, कोई क्लास है अभी? बस मैं 10 मिनट एक्सटेंड कर रहा हूँ। एक आखिरी कैलकुलेशन है, इसी तरह की है, तुम अभी फॉर्म में हो, तुम लोग कर लोगे उससे जल्दी से, वरना फिर अगली क्लास में तो यहाँ तक लाने में बड़ा टाइम लगता है, तुम सबको जगाना सबसे मुश्किल काम होता है। इसी तरह का है, बस थोड़ा सा ना चेंज करेंगे, हम बॉइंड फोर्स यूज करेंगे। क्लास 9th में सुना, आर्किमिडीज का नाम सुना है? आर्किमिडीज का नाम सुना है, चलो गुड, सुना है सुना है, लिख लिया ना ये सबने? मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा, अच्छा बायहेंड भी सुना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैथ्स में सुना है आर्किमिडीज का? तो पहले तो समझ लो बॉइंड फोर्स, मैं यूज करूंगा नेक्स्ट कैलकुलेशन। बॉइंड फोर्स क्या होती है? अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड thrust exerted by fluid on a body immersed in it। भाई अगर आपने फ्लूइड में लिक्विड लिया और इस लिक्विड में आपने कुछ बॉडी डाल दी, मतलब आपने बकेट में पानी भरा और मग डाल दिया, है ना, मैंने ये मग डाल दिया बकेट के अंदर, तो वाटर क्या करेगा, इस मग को ऊपर पुश करेगा विद अ फोर्स विच इज नोन एज बॉइंड फोर्स, इसे हम बॉइंड फोर्स कहते हैं। ये बॉइंड फोर्स है, ये बॉइंड फोर्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि इस बॉइंड फोर्स को तुम कैलकुलेट कैसे करोगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैं आपको बहुत डिटेल में ये पढ़ाऊंगा जैसे ही मैं फ्लूइड कराऊंगा, मतलब एसएचएम और वेव्स के बाद मुझे फ्लूइड ही शुरू करना है, वही एक मेजर टॉपिक रह गया, वहां बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो उतना जितना 9th में पढ़ा था, बस मेरा काम उससे हो जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जो बॉइंड फोर्स होगी, उस बॉइंड फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका है, भाई जब आपने किसी बॉडी को वाटर में डाला तो वो बॉडी कुछ वाटर डिस्प्लेस करेगी, होगा ना,
इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, आप कंटेनर को पूरा भर दो, जब आप इसमें कुछ डालोगे, कोई बकेट डालोगे, कुछ डालोगे, तो बाहर निकलेगा ना पानी, पानी को डिस्प्लेस करेगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि बॉइंट फोर्स जो होती है दैट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। जितना बॉडी ने लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया उसका वेट निकाल दो। और उसको निकालने का एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला आर्किमिडीज ने दिया था, उसने कहा था वॉल्यूम लो, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी का जो भी इमर्ज्ड पार्ट है उसका वॉल्यूम ले लो। हाँ रशाद, शिप के ऊपर भी बॉइंट फोर्स एक्ट करती है, बिल्कुल इतना बिल्कुल सही कह रही हैं आप मरियम। ये जो बॉडी का है ना, ये है वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी का जितना पार्ट इमर्ज हुआ उसका ये वॉल्यूम है, मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो और जी से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट फोर्स आ जाएगी। ये क्लास 9th में सिखाया जाता है, मैंने एक बार और सिखा दिया, दोबारा मैं कह रहा हूं, जितना बॉडी गई है ना, जितना वॉल्यूम अंदर गया है वो वॉल्यूम ले लो, लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, जी से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी पॉइंट फोर्स एक्ट कर रही होगी। ये बता दो, इतना आया समझ में? तो फिर हम नेक्स्ट डेरिवेशन बहुत तेजी से कर जाएंगे। कुछ नहीं, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा साथ, कुछ नहीं। जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वो सारा ले लो, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, जी से मल्टीप्लाई। बताओ भाई, ये आया? तो फिर हम नेक्स्ट डेरिवेशन एसएचएम की खत्म कर लेंगे। 10th में पढ़ा था? अच्छा, चलो वेरी गुड। लिख लो इसको, लिख लो इसको ना, मैं नेक्स्ट में यूज करूंगा। अच्छा, मैथ्स में पढ़ा था। शफात, तोयबा, मुबशरा, वशर हुआ? मुशर्रफ, ये नेक्स्ट डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और करना वही है, आपको पता करना है कि कौन रीस्टोरिंग फोर्स दे रहा है, टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इसका नाम है ऑसिलेशन लिखिए सामिया। ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर। भाई एक सिलेंडर है वो फ्लोट कर रहा है, जो फ्लोटिंग सिलेंडर, इसके लिए आपको चीजें सॉल्व करनी है। तो आपने क्या किया, तो ये सिलेंडर है आपका, दिस इज एन ऑसिलेटिंग सिलेंडर। इस सिलेंडर को अभी ऑसिलेट नहीं कर रहा यार, ये बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, रुको एक मिनट। इसको वैसे ही देखना जैसे तुमने YouTube वाला जो सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही तुम इसे सॉल्व करोगे। ये एक बड़ा सा कंटेनर है, हाँ, ये बड़ा सा कंटेनर है, और इस बहुत बड़े कंटेनर में बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है, यहां तक लिक्विड भरा है, ये पूरा भरा पड़ा है लिक्विड से। और यहां मैंने क्या किया, एक कंटेनर डाल दिया, ये मैंने एक कंटेनर डाल दिया।
सिलेंडर डाल दिया. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर इज ए, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल. एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर. और सिलेंडर की कुछ डेंसिटी भी लिख देते हैं. रो मान लो सिलेंडर की डेंसिटी है. मैं यहां लिख भी देता हूं, रो इज डेंसिटी ऑफ सिलेंडर. अभी ऑसिलेट नहीं कर रहा, अभी तो सिर्फ फ्लोट कर रहा है. L is total length of cylinder. फिर इसे ऑसिलेट कराएंगे. बहुत आसान कैलकुलेशन है. बस अगर तुम अपना कॉमन सेंस वैसे यूज करो जैसे पिछले वाले में किया था. A is area of cross section. A area of cross section of cylinder. और जितना लेंथ सिलेंडर की इमर्ज है ना, स्मॉल एल, दैट लेंथ इज स्मॉल एल इज इमर्ज्ड लेंथ ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर का जितना पोर्शन इमर्ज्ड है. अच्छा, तुम में से कोई मुझे बताओ, सिलेंडर अभी फ्लोट कर रहा है, मुझे बता दो सिलेंडर का कितना वॉल्यूम इमर्ज्ड है. ये वाला वॉल्यूम बता दो. अभी सिखाया तुम्हें, बेवकूफी मत करना कोई भी. ये वाला वॉल्यूम बता दो मुझे, वॉल्यूम कितना है जो इमर्ज्ड है. चलो, हर्षित का सही आया. रशाद कुछ गड़बड़ कर रहा है. हुदा का सही है, रशाद का भी गड़बड़ है. साजिद का सही, हुदा का सही, हमजा का सही. सामिया, वॉल्यूम बचे, वॉल्यूम वॉल्यूम. फातिमा का सही, मरियम का सही, शफात, इरम, मुशर्रफ, मुबश्शिरा. गुड. इरम का सही है, हमदा का सही है. वॉल्यूम पूछ रहा हूं तो बा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इमर्ज. सामिया का सही. साथ सो गया. मुशर्रफ, कितना वॉल्यूम इमर्ज्ड है भाई? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है यार, एल लेंथ इमर्ज्ड है, तो वॉल्यूम कितना होगा? ए इंटू एल. तो बा एल लेंथ है, वॉल्यूम कैसे आता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. ठीक है, ऐसे आएगा. सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. रेडियस गिवन नहीं है रशाद, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन. और ये पाई आर एल नहीं, पाई आर स्क्वायर एल होगा. पाई आर स्क्वायर एल इज द टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर, है ना. रेडियस गिवन नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है. जो पैरामीटर्स दिए हैं उन पैरामीटर्स की टर्म्स में हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच इज एल. सिर्फ इमर्ज पार्ट का वॉल्यूम है एल. अच्छा, एक बात बताइए, जब सिलेंडर फ्लोट कर रहा है तो कितनी फोर्सेस दिख रही हैं? सब लॉज ऑफ मोशन कर चुके हैं इस बैच में. व्हेन सिलेंडर फ्लोट्स, सिलेंडर जब फ्लोट करता है तो कितनी फोर्सेस सिलेंडर पर काम कर रही हैं? शफात का सही, फातिमा, हमजा, साजिद, हर्षित का भी सही था, रशाद का भी सही था, सामिया का भी सही है. साद गड़बड़ कर रहा है. मरियम का सही, इरम का सही, तोयबा का गड़बड़ है थोड़ा सा, हमदा का सही. दो फोर्सेस भाई. एक सिलेंडर का वेट एक लिक्विड सिलेंडर पर जो बॉइंट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो. तो आप लिख सकते हैं कि सिलेंडर फ्लोट ही तब करेगा. फ्लोट करने का मतलब है इक्विलिब्रियम में जितनी फोर्स नीचे उतनी फोर्स ऊपर. तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि सिलेंडर का वेट इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स. सिलेंडर का वेट कितना होगा? mg, विच इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स. बॉइंट फोर्स निकालने का देखो अभी तरीका बताया था. वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ बॉडी. वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट कितना है? एल, मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. लिक्विड की डेंसिटी कुछ लिखनी पड़ेगी, सिग्मा लिख देते हैं. सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड. लिखो मत, सुनते जाओ, बताते जाओ मुझे, फिर लिखने के लिए पूरा टाइम दूंगा.
सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या था बॉइंट फोर्स में, जी से मल्टीप्लाई करना था, तो चलो जी से भी मल्टीप्लाई कर दिया, एम जी आ गया ए एल सिग्मा जी। ये इक्वेशन नंबर 2। यहां से तुम सिलेंडर का मास निकाल सकते हो भाई, एम इज मास ऑफ सिलेंडर, एम इज मास ऑफ सिलेंडर। दो एक्सप्रेशन आएंगे मास के, जी से जी कैंसिल हो सकता है ना, तो एम आ जाएगा ए एल सिग्मा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। दिस इज द मास ऑफ सिलेंडर, मास ऑफ सिलेंडर। एक एक्सप्रेशन और करेंगे मास का, लेकिन वो आखिर में करेंगे, अभी नहीं। दिस इज द मास ऑफ सिलेंडर। तो अभी तो सिलेंडर आपको ऑसिलेट नहीं कर रहा, आपका सिलेंडर बहुत मजे से फ्लोट कर रहा है। हम एक एक्सप्रेशन और लिख सकते हैं, यही लिख लेते हैं, वन मोर expression of mass of cylinder can be written। सिलेंडर के मास का एक एक्सप्रेशन और लिखा जा सकता है। वो एक्सप्रेशन क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर multiplied by length of the cylinder multiplied by the acceleration due to gravity, नहीं sorry, not acceleration due to gravity, multiplied by the density of the cylinder। सिलेंडर की डेंसिटी क्या है, रो। तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं, दोनों हम यूज कर दो अलग अलग तरह के फॉर्मूले निकालेंगे। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो ये तो बॉइंट फोर्स एक्ट कर रही है सिलेंडर पर, ये मास ऑफ सिलेंडर है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो बॉइंट फोर्स से डिराइव किया, और ये मास ऑफ सिलेंडर है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। तो अभी तक तो फ्लोट कर रहा है, ऑसिलेट नहीं कर रहा। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इस सिलेंडर को और पुश कर दूं, भाई एक सिलेंडर फ्लोट कर रहा था, एक मग है फ्लोट कर रहा है पानी में, तुमने मग को पुश किया अंदर, तुमने मग को थोड़ा सा और ना अंदर पुश कर दिया, कितना एक्स्ट्रा पुश किया, यहां तक तो पहले ही था, वाई से तुमने नीचे पुश कर दिया, वाई से नीचे पुश कर दिया। अब बताओ क्या होता है, क्या ये नीचे फ्लोट करने लगता है या ऊपर आएगा, और वाई से अगर नीचे पुश कर दिया, फातिमा का आया, साद का आया आंसर, मरियम का आया, हुदा का आया, साजिद का आया, बाकी लोगों को क्या हो गया, हमदा, शफात, अलीना का ऊपर आया। यस गुड, ऊपर आएगा ना, जैसे ही आप फर्दर पुश करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अब बताओगे जब ये सिलेंडर को आपने और नीचे डाल दिया, तो सिलेंडर पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो बॉइंट फोर्स एक्ट कर रही है, एक सिलेंडर का वेट एक्ट कर रहा होगा। कौन सी फोर्स ज्यादा होगी कि ये ऊपर आ गया, वेट ज्यादा होगा या बॉइंट फोर्स ज्यादा होगी, कौन सी फोर्स ज्यादा होगी कि ऊपर आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका सही, बिल्कुल बॉइंट फोर्स ज्यादा होगी। अच्छा मुझे बस एक चीज, चलो इसको मैं लिख देता हूं ना, बॉइंट फोर्स ज्यादा होगी तभी ऊपर आएगा। सिलेंडर is further emerged by length y। और आपने कर दिया, टोटल इमर्ज लेंथ कितनी हो गई, अब कितनी लेंथ इमर्ज्ड है, अरे बता दो कितना है, टोटल इमर्ज लेंथ कितनी है। टोटल सिलेंडर, अबे पूरा सिलेंडर अंदर नहीं गया, कुछ पोर्शन तो बाहर है, कैपिटल एल इज द टोटल लेंथ, टोटल इमर्ज लेंथ कितनी है, पहले एल था, वाई आ गया, एल प्लस वाई। अच्छा अब एक बात और बताओ मुझे, न्यू बॉइंट फोर्स कितनी होगी सिलेंडर पर, न्यू बॉइंट फोर्स ऑन सिलेंडर, सिलेंडर पर अब जो नई बॉइंट फोर्स एक्ट करेगी, सोचो जरा, यहां से सोचो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है, लेंथ सेम है या चेंज हो गई है, चेंज हो गई है, एल प्लस वाई, सिग्मा सेम रहेगा, जी सेम रहेगा, जल्दी से बता दो न्यू बॉइंट फोर्स कितनी आएगी। इस एक्सप्रेशन को देखो और मुझे बताओ नई क्या आएगी, अब बॉइंट फोर्स कितनी होगी, लिखो सब लिखो। रशाद देखो बिल्कुल सही बता रहा है, और फातिमा का सही है, हमजा का सही है,
साथ नहीं, इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में बताओ कितना होगा। हर्षित का सही है, साजिद का सही, हुदा का सही, और आंसर्स। अब देखो ना, इमर्ज लेंथ ही तो चेंज हुई है, बाकी सब तो सेम है। इरम, हाँ तोयबा, हमदा का सही है, अलीना का सही है, मुशर्रफ, मुबश्शिरा, यस, शफात का सही है। तो देखो क्या हो जाएगा, कितना वॉल्यूम अब इमर्ज हुआ, एल प्लस वाई इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय जी, दिस इज द न्यू पॉइंट फोर्स। ए एल प्लस वाई इंटू सिग्मा जी, ये कितनी इक्वेशन हो गई है, 4 हो गई थी ना, ये 5वीं इक्वेशन। बस एक दो क्लास है, एक दो स्टेप्स और फिर खत्म। नेक्स्ट देखो, नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर सामिया, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी जो हमने यहां यूज किया था ना। नेट फोर्स ऑन सिलेंडर, सिलेंडर पर नेट कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, बॉइंट फोर्स जो एक्ट कर रही थी वो माइनस वेट, यही तो दो फोर्स एक्ट कर रही है, एक बॉइंट फोर्स एक वेट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। आप एक काम कीजिए, देखिए एफ बी प्राइम हम 5 से रख देते हैं, और जो वेट था ना उसको यहां से रख देते हैं 2 से, एम जी की जगह ए एल सिग्मा जी रख देते हैं, और एफ बी प्राइम की जगह इसे रख देते हैं। तो मैं 2 और 5 को 6 में रख देता हूं। 2 और 5 को जब हम 6 में रख देंगे तो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी, इट्स ए एल प्लस वाई सिग्मा जी माइनस एम जी कितना था, ए एल सिग्मा जी। तो अगर आप जरा ढंग से इसे सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है, दैट्स ए इंटू एल इंटू सिग्मा जी प्लस ए इंटू वाई इंटू सिग्मा जी माइनस ए एल सिग्मा जी। इस पूरे को नेगेटिव साइन के साथ ले रहा हूं क्योंकि यही रिस्टोरिंग फोर्स है। तो ये जो आपकी नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स आ गई माइनस ऑफ, देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ए वाई सिग्मा जी। तो आपकी जो नेट फोर्स आ गई दैट इज माइनस ऑफ ए सिग्मा जी वाई, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो नेट फोर्स है दैट्स माइनस ऑफ के वाई। तो आपका के आ गया स्प्रिंग फैक्टर ए सिग्मा जी। सो दिस इज द स्प्रिंग फैक्टर नाउ। आप यहां से ओमेगा निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है रूट ओवर के बाय एम। तो दो तरह से हम एम की वैल्यू रख सकते हैं। ये कौन सी इक्वेशन थी, ये आ गई 7, ये आ गई 8। के तो 7 से रख दीजिए, अब एम आप दो वैल्यू इक्वेशन से रख सकते हैं, यहां से भी आप एम रख सकते हैं, यहां से भी एम रख सकते हैं। तो के है ए सिग्मा जी, और मैं एम ले रहा हूं पहले ए एल सिग्मा, जो हमने थर्ड इक्वेशन में निकाला था, ये वाला। तो अगर इसे मैं रख दूं तो ओमेगा आ जाएगा रूट ओवर ए सिग्मा जी बाय ए एल सिग्मा, ए से एल ए और सिग्मा से सिग्मा गया, ओमेगा आ गया रूट ओवर जी बाय एल। आप एक और तरह से निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई एम जो हमने निकाला था ए एल रो, ये रख दीजिए, ये रख दीजिए। जब आप इसे रखोगे तो ओमेगा आ जाएगा रूट ओवर के विच इज ए सिग्मा जी डिवाइडेड बाय ए एल रो। तो ए से ए कैंसिल कर गया, तो ओमेगा का एक ये भी एक्सप्रेशन होगा। अब आप दोनों में से जो चाहो लिख दो, ये दो एक्सप्रेशन। चलिए इसे लिख लीजिए, जिसकी क्लास है वो स्क्रीनशॉट लेके जा सकता है। एसएचएम में कैलकुलेशंस खत्म हो गई, अब सिर्फ डेफिनेशंस हैं। तो ट्यूसडे जो भी क्लास होगी उसमें एसएचएम हम खत्म कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी।
हाँ जी, क्लास ओवर। इसको लिख लीजिए। हाँ हाँ, लिखिए लिखिए लिखिए।